हेलो एवरीवन। बातचीत का यह तीसरा क्लास। इससे पहले दो क्लासेस में हम लोगों ने बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन के बारे में देखा, उनके जीवन परिचय के बारे में हम लोग समझे। बालकृष्ण भट्ट जी ने बातचीत चैप्टर में जैसे ईश्वर के द्वारा वरदान दिए गए अन्य इंद्रियों के समान बोलने की शक्ति को भी बताया। कहते हैं अगर बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम लोग किसी भी कोने में लंगड़े लूले के समान बैठे रहते, क्योंकि हम लोग अपने अनुभव को एक दूसरे से नहीं बांट सकते। उसके बाद उन्होंने बोलने की शक्ति के दो फायदे को बताया, एक भाषण देना और दूसरा बातचीत करना। इसके बाद इन्होंने भाषण और बातचीत में क्या अंतर है इसको स्पष्ट किया। उसके बाद बातचीत के फायदों को बताते हुए इन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो का एग्जाम्पल दिया कि कैसे उसने 16 वर्ष बाद फ्राइडे नाम के व्यक्ति से बातचीत की और उसने कैसा अनुभव किया। उसके बाद बातचीत की विशेषता बताते हुए ये कहते हैं कि जब तक व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक उसके वास्तविक गुण और दोष का पता नहीं चलता है। इसके बाद वाले पैराग्राफ में बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि जो वास्तविक बातचीत है वह केवल दो लोगों के बीच में ही हो पाती है, क्योंकि जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो दिल की बातचीत करते हैं। जो कॉन्फिडेंशियल बातें होती हैं, जो गुप्त बातें होती हैं, वह केवल दो लोगों के बीच में ही होती हैं। अगर इन दोनों के बातचीत के दौरान कोई तीसरा आ जाता है तो वह मूर्ख बनकर ही रह जाता है। इस बात को बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं। इसके बाद आगे हम लोग समझना शुरू करते हैं। तो आगे अब ध्यान दिया जाए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे तक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के दो बर्तन पास पास साट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। इसे प्रैक्टिकली तौर पर हम लोगों ने अपने जीवन में देखा ही होगा। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे, यानी कि पहुंच जाता है तक। इन्होंने एक ईश्वरीय गुण को दर्शाया है। कहते हैं कि दो व्यक्ति अगर पास बैठे हो, बातचीत नहीं भी कर रहे हो, तब भी एक दूसरे का जो असर है वो दो व्यक्तियों पर होने लगता है। तब बोलने को कौन कहे। तब तो दो व्यक्ति अगर बातचीत करने लगे तो फिर क्या कहा जाए। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है, ये बातचीत करने का असर है। यानी एक का असर दूसरे तक पहुंचने लगता है। एक का जो मनोभाव है दूसरे तक पहुंचने लगता है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना असर होगा इसे कौन न स्वीकार करेगा। अस्तु अब इस बात को तीन व्यक्तियों के साथ देखना चाहिए। अब तक तो दो लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन अगर तीन लोग बातचीत कर रहे हो तो मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो तीन कोण है और तीनों की मनोवृत्ति, यानी कि जो मन की इच्छाएं हैं, जो मनोवृत्ति है, जो बातचीत के द्वारा वो दर्शाना चाहते हैं, तो कहते हैं वे तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की तीन रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में
परस्पर होती ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। इस बात को याद रखिएगा, 3 लोगों की बातचीत के लिए जो विशेषता बताने वाला बात इन्होंने कहा है वो है अंगूठी में नग सी जड़ जाना। उपरांत अर्थात इसके बाद जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता, यानी कि सरलता या सहजता का कोई स्थान नहीं रहता है। बेतकल्लुफी मतलब समझ लीजिए सरलता या सहजता। खुल के बातें ना होंगी, स्पष्ट रूप से बातें नहीं होंगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। कहना चाहते हैं कि गौरव यानी कि जो अभिमान वाली बातें होती हैं, संजीदगी यानी कि जो गंभीरता वाली बातें होती हैं, यानी एक दूसरे को बेहतर दर्शाने वाली जो बातें होती हैं, उस तरह की बातें 4 लोगों के बीच में होंगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोवल कहलाएगी। यानी वास्तविक बातचीत अगर कही जाए, कुछ मिलती जुलती काम लायक बातचीत तो 2 से 3 के बीच में ही हो सकती है। 4 लोग भी मिल जाए तो फिर बातें जो है वो गौरव और गंभीरता तक पहुंच जाती है। और 4 से अधिक की बातें तो केवल ऐसा कहा जाए कि समय बिताने और हंसी मजाक के लिए हो तो फिर वही कहलाएगी। उसे हम संलाप नहीं कह सकते, यानी कि अगर 4 से अधिक के बीच की बातचीत हो तो वो संलाप नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि इन लोगों के बीच हार्दिक बातें नहीं हो सकती हैं। तो वास्तविक बातें अगर लेखक साहब बताना चाहें तो 2 ज़्यादा से ज़्यादा 3 के बीच हो सकती है। 4 भी मिल जाए तो फिर वहाँ फॉर्मेलिटी आ जाती है, और 4 से अधिक तो फिर कहा जाए तो केवल टाइम पास नहीं। तो इस तरह कहते हैं लेखक साहब कि ये जो व्यक्ति बातचीत के दौरान एकत्रित होते हैं, नहीं, जैसा कि शुरू में इन्होंने कहा था, लेखक साहब ने एक बातचीत बताई थी कि इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। यानी कि बातचीत करने वाला व्यक्ति 2 के बीच अपनी बातचीत करना चाहता है या फिर 10 के बीच बातचीत करना चाहता है, वो निर्भर करता है बातचीत करने वाले के ऊपर। आगे क्या बताते हैं लेखक साहब, कहते हैं इस बातचीत के अनेक भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सभी के पास नंबर 1 नंबर 2 जो है वो दिया हुआ है, जिससे यह पता चल जाए कि जो भेद है वास्तव में वो कितने प्रकार की लेखक साहब ने बताई है। तो नंबर 1 बताते हैं, 2 बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। पहला भेद बता रहे हैं कि 2 बूढ़ों के बीच की बातचीत, तो यह क्या होती है? 2 बूढ़ों के बीच की बातचीत क्या होती है? तो जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम कहने का मतलब कि प्राचीन समय, बीते समय, तो बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तां शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। क्योंकि प्राचीन समय के मतलब बीते हुए समय में तो सभी लोग गए ना हो, तो बीते समय में वास्तविक घटना क्या उनके साथ घटी है तो कोई जानता नहीं है। लेकिन लेखक साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों की जो बातचीत होती है उसमें 4 अगर सच बात बोली जाती है तो 10 झूठ बोले जाते हैं। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। 1 पहर 2 पहर यानी सुबह से दोपहर से शाम हो जाए फिर भी इनकी बात जो है वो समाप्त नहीं होती है। प्रायः अंग्रेजी राज्य यानी उनके बातचीत के जो टॉपिक्स हुआ करते हैं बूढ़े लोगों की, तो अंग्रेजी राज्य में क्या हुआ करता था, प्रदेश की क्या स्थिति है, और पुराने समय के रीति रिवाज का अनुमोदन, यानी पुराने समय में रीति रिवाज किस प्रकार के हुआ करते थे,
इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा नहीं, यानी कि अभी के जो नौजवान हैं वो पुराने रीति रिवाज को अच्छी तरह मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर भी जो वो निंदा करते रहते हैं, उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। मतलब प्रकरण दैट मीन्स की टॉपिक क्या होगा, तो अंग्रेजों के ज़माने के समय की बातचीत करेंगे, विदेशों की बातचीत करेंगे, पुराने समय के रीति रिवाजों की बातचीत करेंगे, और इस समय के जो नौजवान हैं, जो युवा लोग हैं, उनकी निंदा करेंगे। जो भी टॉपिक हो, निंदा के जो भी विषय हो, उस पर वो लोग निंदा करेंगे। तो ये हो गया दो बूढ़े लोगों की बातचीत। सेकंड नंबर में देखते हैं हम लोग पढ़े लिखे लोगों की कैसी बातचीत होती है। पढ़े लिखे हुए पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल्स, स्पेंसर, ये सभी उस ज़माने में जो अंग्रेज लोग यहाँ किताबें पढ़ाया करते थे, उसमें इंग्लिश को वो लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया करते थे। तो ये सभी जो पोएट हैं, इन पोएटों के पोएम्स पढ़ने पड़ते थे। तो जिस टॉपिक को लोग पढ़ेंगे उसी के बारे में बातचीत करेंगे। तो उस समय खासकर ये लोग फेमस थे। तो इनकी जो भी बातें होती है, कहते हैं कि जी पर नाचा करेंगे, अपनी लियाकत के नशे में चूर, हम चुनी दिगरे नेस्त, अखड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। अब इसमें दो तीन बातें कही गई हैं जिनको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। तो लियाकत मतलब होता है योग्यता, नहीं, देख सकते हैं, लियाकत मतलब हो गया योग्यता, और हम चूरनी डिग्रेनेस मतलब हो गया कि सबसे ज़्यादा हम ही जानते हैं, सबसे बेहतर हम ही हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अपनी लियाकत में, मतलब अपनी क्वालिटी को दर्शाते हुए वो लोग क्या करेंगे कि अपने आप को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है, रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है, इनका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। तो सेकंड नंबर हो गया पढ़े लिखों की बात, थर्ड नंबर हो गया दो सहेलियों की बात, और नंबर फोर्थ में दो बूढ़ियों की बात। इसमें क्या बताते हैं लेखक साहब, दो बूढ़ियों की बातचीत का प्रमुख प्रकरण यानी कि टॉपिक बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटियों की गिला शिकवा होगी, दैट मीन्स की शिकायत, या वे विरादराने की का कोई ऐसा रमरस रमरसरा छेड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में थोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगी। तो नंबर 4 में उन्होंने दो बूढ़ियों की बातचीत बताई है, और उनके टॉपिक में उन्होंने शामिल किया है कि अगर बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटियों की शिकायत करेगी, जो भी आसपास के बिरादरी की बातें होंगी उसमें से कोई टॉपिक वो निकालेंगी, यानी कि आस पड़ोस जहाँ तक के बारे में उसकी जानकारी है, आस पड़ोस वाले लोगों के बारे में उसकी कोई एक टॉपिक निकालेगी और उस पर जो है वो डिस्कशन शुरू कर देगी। और डिस्कशन इस प्रकार होगा, यानी कि अपने आप को बेहतर दिखाने की जो स्थिति है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ने लगेंगी, यानी कि उनके बीच बहुत ज़्यादा बातचीत, यानी कि झगड़े के समान जो है वो बातचीत शुरू हो जाएगी। तो ये तो हो गई नंबर 4 दो बुढ़ियों की बातचीत। नेक्स्ट लड़कों की बातचीत। खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे, अगर खिलाड़ी हुए तो खेल वगैरह खेलते हैं तो, जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। लड़कों के बीच की बातचीत। 6 स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य
अपने उस्ताद की शिकायत यानी कि अपने टीचर के बारे में ना शिकायत करना या तारीफ करना, या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। यानी कोई दोस्त हुआ और उस दोस्त में क्या बुराई है उसको लेकर के बातचीत शुरू कर देंगे। तो ये हो गया स्कूल के बच्चों लोग का बातचीत। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा, नहीं, ज़्यादा तेज हो गया तो फिर दूसरे को वैल्यू ही नहीं देगा। सुस्त और बोधा हुआ तो दब्बी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा, और कोई भोंदू हुआ तो फिर बाकी सभी लड़कों को अपना गुरु ही मानते चलेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बातचीत, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि, ये सभी भी बातचीत के प्रकार ही हैं। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिछवाई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं, ये भी बातचीत का एक प्रकार ही है। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चड़ू खाने की बातचीत भी निराली होती है। चड़ू खाने किसको कहते हैं? नशे वगैरह करने वाले लोगों की जो सुरक्षित स्थान होती है, नहीं, आपके बुक में जैसे दिया हुआ अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, तो समझ लीजिए अफीम क्या, नशे करने वाले लोगों का जो सुरक्षित स्थान होता है, वहाँ की जो बातचीत है वो निराली होती है लेखक साहब के अनुसार। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। सब बातों की एक बात निदान बताते हैं कि बातचीत करने के अनेक प्रकार और ढंग होते हैं। तो बातचीत का कोई फिक्स जो वो वेद नहीं है, बातचीत के बहुत अधिक तरीके होते हैं, लेखक साहब का यह मिला जुला करके कहना है। और भी आगे क्या बताते हैं इसको हम लोग जरा समझते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। अगले पैराग्राफ में लेखक साहब जो है, अब इंडिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं, फिर वापस इंडिया में आएंगे ही, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी जो है थोड़ा विदेशों के बातचीत के बारे में भी कुछ बात बता रहे हैं कि विदेशों में बातचीत किस प्रकार की हुआ करती है। कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यहाँ की तो इतने प्रकार की इन्होंने बातचीत बता दी, लेकिन कहते हैं कि यूरोप के जो लोग हैं उनमें बात करने का हुनर है, मतलब हम लोगों से बिल्कुल अलग तरीके से वे लोग बातचीत करते हैं। क्या कहते हैं जरा देखिए। तो कहते हैं यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। जरा बात समझिए क्या कहना चाहते। कहते हैं कि विदेशों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने के लिए भी एक तरीका है, एक कला है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, आर्ट मतलब कला, यानी कि बातचीत करने का भी विदेशों में एक कला है। भारत की तरह नहीं कि जो मन में आया बोलते गए ना, वहाँ जो बातें वो लोग बोलते हैं वो एक कला से बोलते हैं, वो कला होता है, आर्ट होता है उनके बात कहने में। और कहते हैं कि ये यूरोप का जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, बातचीत करने का जो कला है, वो हमारे यहाँ स्पीच और लेख दोनों इसमें नहीं मिलते हैं। अच्छा, ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है क्या? देखिए इसके बारे में आगे बता रहे हैं। कहते हैं इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ये आर्ट ऑफ कल्चर क्या है? तो ये आर्ट ऑफ कल्चर हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो योग्य विद्वानों की जो मंडली होती है, उनकी जो काव्य कला होती है, जो कविताएं वो बताते हैं, उसमें वो हमें देखने को मिलती है। जब विद्वान लोग बैठे हुए हों, आपस में किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हों, या काव्य यानी कि पोएट्री वगैरह सुना रहे हों, उसमें ये हमें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। कहते हैं ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बड़ाई करते हुए ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं
कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। ऐसे चतुराई से प्रसंग छेड़ेंगे, दैट मीन्स कि जो भी बातें कहना होगा उसे इतना बना करके सुरीली ढंग से आकर्षित करने वाले तरीके से शब्दों का वास्तविक चुनाव करके वो लोग बोलेंगे कि सुन करके जो है वो हमें बड़ा ही सुख मिलेगा। ठीक है, सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। ठीक है, सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो। बात समझिएगा क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं कि बातचीत की वह कला जिसमें आप दूसरों से बातचीत तो कर रहे हो, लेकिन उस बातचीत के दौरान जो आपकी योग्यता है, नहीं, कहते हैं कि जो आपकी लियाकत है, जो पंडिताई है, यानी कि जो आपका नॉलेज है, जो गुण है, जो आपके पास ज्ञान है, इन सभी का जो अभिमान है, जो गर्व है आपको, जो घमंड है आपको, वो बातचीत में कहीं दिखाई ना दे। मतलब इस तरह से बातचीत नहीं करना है कि बातचीत करते समय दूसरे वाले को यह जताया जाए कि तुमसे ज़्यादा मेरे पास नॉलेज है, नहीं, तुमसे ज़्यादा हम अभिमानी है, घमंडी है, ऐसा कुछ जो है वो बातचीत में प्रकट नहीं होना चाहिए। वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। यह आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की खूबी। अब इसे खूबी कहा जाए या जो भी कहा जाए, बात को समझिए क्या कहते हैं। कहते हैं कि बातचीत करने के क्रम में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में, रसाभास पैदा करने वाले शब्दों, ये रसाभास दैट मीन्स कि जहां पर आपको जिन बातों में, जो बातें आपको आकर्षित ना कर सके, नहीं, दैट मीन्स कि जहां प्रेम की कमी हो, वैसी बातें जो सुन करके आपको दुख लगे, दुख ना लगे तो खराब लगे, वैसी बातों को भी अगर ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के द्वारा कहा जाए, नहीं, तो कहते हैं कि रसाभास पैदा करने वाले शब्द को बरकते हुए, बरकते यानी बोलते समय, चतुर सयाने यानी जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन वाले लोग हैं अपनी बातचीत को सरस रखते हैं, यानी कि एकदम सरल तरीके से आपको बता देंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप जो है, जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं उसमें जाएं और प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है उसमें जाएं, दोनों में अंतर आपको पता चल जाएगा। एक छोटे से काम के लिए अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में जाते हैं, मान लीजिए एक अकाउंट ही आपको ओपन करवाना है, पहले तो 10 दिन आपको दौड़ाएंगे कि फॉर्म नहीं है वगैरह वगैरह। अगर प्राइवेट बैंक में चले जाएं तो आपसे इस तरह से बात करेंगे कि डिपॉजिट अकाउंट पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा होने के बावजूद भी वहाँ आप अकाउंट ओपन करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाता है आजकल के जो एमएनसी यानी कि बड़े बड़े कॉरपोरेट वाले जो हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, और जो अपने यहाँ के लोकल जो डॉक्टर जो कि अपने इलाके में फेमस हो गए हैं, यहाँ के कंपाउंडर से बातचीत करें तो डॉक्टर से ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाला एक कंपाउंडर ही लगेगा। और आप चले जाए जो कॉरपोरेट वाले बैंक्स ओपन हो रहे हैं, वहाँ के रिसेप्शनिस्ट या कंपाउंडर से बात करें तो बातचीत में बिल्कुल ही अंतर रहेगी ना। तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहने का मतलब कि वैसे लोग जो बातचीत करने में ट्रेंड होते हैं, जिनको बातचीत करने की कला सिखाई जाती है, कि ऐसी बातें जो दूसरों को सुनकर के दुख लगे उसे भी किस तरह से आपको व्यक्त करना है, बताना है, ताकि सुन करके वो क्रोधित ना हो, उसे बुरा ना लगे, लेकिन बात आप वैसा कह दे उससे। तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है, इसके बारे में
बालकृष्ण भट्ट जी बता रहे हैं कि किस प्रकार इसमें जो है बातचीत करने की कला होती है, कि इस बातचीत करते समय आपकी योग्यता, आपका घमंड कुछ भी नहीं आएगा। इसमें रसाभास वाली बात भी जो है आप एकदम सरल तरीके से दूसरों से कह सकते हैं। और कहते हैं कि वह रस, वह प्रेम हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिन्हें शास्त्र कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। नहीं, पंडित दैट मीन्स की ज्ञानी। कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो ज्ञानी है अगर बोलना शुरू करें तो सबसे पहले तो अपनी क्वालिटी ही बोलते रह जाएंगे, उसके बाद काम की बात बोलेंगे। और वो भी इस तरीके से कि अगर वो अपनी क्वालिटी भी बता रहे हो तो लग रहा हो कि अपनी घमंड बता रहे हो ना। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस काँव काँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। कहते हैं कि वो लोग बातचीत कैसे करेंगे, जैसे मुर्ग बटेर आपस में लड़ रहे हो। बोलेंगे कैसे, जैसे कौवे की काँव काँव लग रही हो। और ऐसे व्यक्ति से आप संलाप की बात करें, यानी कि अच्छी बात की बात करें, प्रेम पूर्वक बातचीत करें, हार्दिक बातचीत करें, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। नहीं, और उनसे कहा भी नहीं जा सकता है कि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं वो बात करने का तरीका सही नहीं है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडित्य के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। जब ये लोग बातचीत कर रहे हो तो लगेगा क्या कि आपस में बातचीत करके एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। नहीं, इसके लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। वास्तविक मुद्दे पर तो डिस्कशन कम ही कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा, कोई फायदा नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल्ली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। इसी बात को ये समझाते हैं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के जो फायदे हैं वास्तव में आखिर हैं क्या। कहते हैं कि ऐसी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के द्वारा कुछ लोगों से बातचीत शुरू हुई और आपस में बातचीत करते करते वे लोग बड़े कारखाने जो है वो स्थापित कर दिए। नहीं, और आज जो है वो साल में लाखों की आमदनी कर रहे हैं और उनसे कई लोगों, कई हजारों की जीविका चल रही है। लेकिन यहाँ के पंडित ज्ञानी लोग क्या है, आपस में काँव काँव करते रहेंगे और डिस्कशन जिस टॉपिक पर करना है उस पर तो करेंगे नहीं, और लास्ट में रिजल्ट भी कुछ नहीं होने वाला है। आगे बताते हैं 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत। 7 नंबर में अगर इसको रखना चाहें तो रख सकते हैं, हालांकि 1-2 ऊपर और बताए हैं, लेकिन 25 वर्ष के ऊपर वालों की जो बातचीत है अवश्य ही कुछ न कुछ सारगर्भिक होती होगी, गंभीर होती होगी, अनुभव और दूरदेशी से खाली ना होगी। इसको 25 वर्ष की जो है उन लोगों की बातचीत के बारे में बता रहे हैं। तो इन लोगों की बातें कैसी होंगी, सारगर्भित होंगी, यानी कि कुछ अर्थ वाले होंगी, नहीं कुछ मतलब वाले होंगी, अनुभव और दूरंदेशी में यानी कि कुछ एक्सपीरियंस भरी होगी, और दूरंदेशी दैट मीन्स कि कुछ आने वाले भविष्य के बारे में दूरदर्शिता वाले जो बात है उन सभी बातों से भरी हुई होंगी। नहीं, ये सारी बातें जो है इसमें भरी होंगी, यानी इन सभी बातों से ये खाली ना होंगी, यानी इन सभी से भरी हुई बातें ये लोग करते हैं, जिसमें कुछ खास बात हो, गंभीरता की बात हो, एक्सपीरियंस की बात हो, यानी और भविष्य में कुछ अच्छा होने वाली जो बातें हो या जो करना चाहते हो उससे संबंधित बातें हो। 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता। ये जो 25 से नीचे वाले लोग हैं इनमें अभी ज़्यादा मैच्योरिटी तो आता नहीं है, तो मैच्योर लेवल का बातचीत तो करेंगे नहीं, तो उनमें थोड़े एक्सपीरियंस की कमी होगी, भविष्य से संबंधित बातों की कमी होगी ना। पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी है। नहीं, लेकिन कहते हैं कि जो ये 25 से नीचे वाले लोग बातचीत करते हैं इसमें एक फ्रेशनेस, ताजगी देखने को मिलता है, दिल बहलाव यानी कि आकर्षणपन देखने को मिलता है। नहीं, भविष्य में वो क्या कर सकते हैं,
इसके बारे में बातचीत करते हुए वो हर एक चीज़ को तुच्छ समझते हैं। नहीं, हर एक जो है उनको एम पाना बड़ा ही आसान लगता है, क्योंकि एक्सपीरियंस की उनके पास अभी कमी होती है। उनसे बातचीत करेंगे तो एक दिन में जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन बैठेंगे। नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी होती है उनके पास। यहाँ देखा जाए, यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा। लेखक साहब कहते हैं अब तक तो हम लोग बाहरी बातचीत के बारे में कह रहे थे, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता होती है। फरीक कहने का मतलब एक दूसरा आदमी चाहिए जिससे वो बातचीत हो सके। अच्छा, कहते हैं बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है। यानी बाहरी जो बातचीत है, जब तक कोई व्यक्ति नहीं रहेगा वो बाहरी बातचीत नहीं हो सकता है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है। और ये जो बाहरी बातचीत है ये दो तरीके से हो सकता है। कैसे? या तो कोई हमारे यहाँ कृपया करे, नहीं, कोई आ जाए हमारे पास, या हम ही जाकर दूसरे की कृतार्थ करें, या हम ही उसके पास चले जाएं, तब तो दो लोग होंगे। पर यह सब तो दुनियादारी है, जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लग। नहीं, ये सब दुनियादारी की बात है, और जिसमें रसाभास हो जाता है, प्रेम की कमी आ जाती है। नहीं, हम ही उसके पास केवल क्यों जाए। जैसे मान लीजिए अगर किसी से बातचीत करनी है तो हम उसके पास जा रहे हैं, 2-3 दिन गए, तो तीसरे दिन हमारे मन में बात आएगी हम ही उसके पास रोज रोज क्यों जाएं, वो मेरे पास आकर के बातचीत करे ना। तो इसमें जो है प्रेम की कमी आ जाती है, थोड़ी रसाभास जो है वो हो जाता है। वही लेखक साहब कहते हैं जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, भाई रोज हम उसके पास क्यों जाएं, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो, शक्ति तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। यानी जो आपके पास बातचीत करने आए, अगर उनकी आप शिष्टाचार ठीक से ना करें, आपके घर आए हैं, नहीं चाय पानी नहीं पी, उनसे पूछेंगे तो बेचारे को खराब लग जाएगी। अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। हम उनके यहाँ गए, बुलाए तो नहीं है, चले गए, अपने आप में जो है अनादर महसूस होगा। और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव ना किया गया। नहीं, अगर गए वहाँ हमसे ही बेचारे वो चाय बिस्किट ना पूछें, तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हुआ। अब ये जो बीच में थोड़ी बहुत जो दोस्ती चल रही थी वो भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें कि अपने आप बातचीत कर लिया करें। अब लेखक साहब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अगर इस बात पर आदमी ध्यान दे दे तो अरबों खरबों का जो बिजनेस है हमारे पूरी दुनिया में वो समाप्त हो जाए। नहीं, कहते हैं कि अगर वो शक्ति हम अपने अंदर पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें, दैट मीन्स इंसान अपने आप से बोर ना हो। ये वर्तमान समय की सबसे बड़ी दुख की बात है कि इंसान अपने आप में अपने आप से खुश ही नहीं है। उसे खुश होने के लिए बाहरी किसी दूसरे साधन की जरूरत पड़ती है ना। जैसे वो टीवी देखे, मोबाइल चलाए, किसी भी तरह से जो है एंटरटेनमेंट के साधन का प्रयोग करे। और ये एंटरटेनमेंट का जो बाजार है अरबों खरबों रुपए का है। तो अगर लोग अपने आप से ही बात करने लगे, अपने आप से बोर ना हो, अपने आप से खुश रहने लगे, तो उन्हें बाहर के एंटरटेनमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी बात को यहाँ पर लेखक साहब बता रहे हैं कि सबसे बेहतर क्या है कि इंसान अपने अंदर वो शक्ति पैदा कर ले कि उसे बाहर से किसी से बात करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो समाज से बिल्कुल अलग हो जाए, समाज में तो वो बने रहे, लेकिन कोई उसके लिए मजबूरी ना बने। ठीक, तो इस बात को यहाँ पर लेखक साहब समझाना चाहते हैं। कहते हैं हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। मनोवृत्ति मनुष्य की जो सांसारिक इच्छाएं होती हैं, मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं, वो कहते हैं कि प्रति क्षण हर क्षण नए नए रंग दिखाती हैं। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। नहीं, दैट मीन्स क्या कहते हैं कि छल कपट से भरे संसार। नहीं, प्रपंचात्मक मतलब होता है छल कपट से भरे। ठीक है, तो कहते हैं कि मतलब पहेली नुमा या उलझा हुआ, तो वैसे संसार का एक बड़ा भारी
आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट्य बात नहीं है, असंभव बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल आसानी से जो है हम जैसा चाहें वैसी सूरत देख सकते हैं। नहीं, और जो एक ऐसा चर्मिस्तान है, चर्मिस्तान दैट मीन्स कि हरे भरे बागों का इलाका जिसमें हम हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। नहीं, जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसा ये बगीचा है हमारा मन, आंतरिक जो मन है, ये ऐसा बगीचा है जिसमें हर प्रकार के फूल खिले हुए हैं। ऐसे चर्मिस्तान की सैर में क्या कम दिल बहलाव है, कम इंटरटेनिंग है कि अगर हम अपने अंदर की जो फूल बाग बगीचे हैं उसमें सैर करें, अपने मन के अंदर का जो आईना है जिसमें प्रति क्षण नए नए रंग आ रहे हैं, उसको महसूस करें, उसको देखें, उसको समझें। कहते हैं कि ये ऐसा दिल बहलाव है कि मित्रों का प्रेम लाभ कभी इसकी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सकती। यानी दूसरों से बातचीत करना, अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो सेकंड यानी 16वीं कला तक भी नहीं पहुंच सकती। इसी सैर का नाम है ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना। वाह, कॉन्सेंट्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं, मन को एकाग्र करना, इसी को हम लोग कहते हैं, जिसका साधन एक दो दिन का काम नहीं है। इसको कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना कोई एक दो दिन का काम नहीं है। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर हो, अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अहोभाग्य। कहते हैं कि इसको नियंत्रित करने में, इसके नियंत्रण पर वर्षों बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी भी यह नियंत्रित नहीं हो पाती है। ऐसी है इंसान के भीतरी मनोवृत्ति। इस पर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं, अगर कर सके तो ये बहुत बड़ी भाग्य है, अहोभाग्य। वाह, एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। यानी अगर आप बोल नहीं पा रहे हैं तो समझ लीजिए कितने चीज़ों का दमन हो गया। आँख से जो देखे उसका दमन हो गया, मुंह से जो खाए उसका दमन हो गया, जो महसूस किए सब चीज़ का दमन हो गया। नहीं, हमारी जो जीवा है कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। जीवा यानी कि कुछ ना कुछ ये बोलती रहती है ना, बोलती रहती है। कितने देर से जो है व्यक्ति हमेशा बातचीत करते रह जाते हैं, तो वो जीवा जो है चलती रहती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास चित अपने वश में कर डाला। नहीं, दैट मीन्स यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर उग्र करने वाली, दूसरे को क्रोधित करने वाली बात ना कहे तो फिर लड़ाई झगड़ा होगी ही नहीं। अगर कोई दूसरा इस तरह का बात बोल रहा है, अगर हम अपनी जीवा पर नियंत्रण कर ले तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। इसलिए अवाक रह, स्थिर रह। अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। नहीं, स्थिर रह करके अपने आप से बातचीत करने का जो तरीका है, कहते हैं कि यह सबसे अच्छा है। अपने से बातचीत करने की जो शक्ति है परम पूज्य मंदिर है। अपने आप से जो बातचीत करने की जो शक्ति है परमार्थ का एकमात्र सोपान है। परमार्थ कहने का मतलब ईश्वर, सत्य, ब्रह्मा, मोक्ष ना, उसको प्राप्त करने का एकमात्र ये सोपान है। सोपान मतलब होता है सीढ़ी, उसको प्राप्त करने का एकमात्र सोपान है। सोपान मतलब जरिया भी हो सकता है, तो उसको प्राप्त करने का एकमात्र यह जरिया है। तो इस चैप्टर में लेखक साहब ने बातचीत करने का जो सबसे अच्छा तरीका बताया है वो बताया है कि आप अपने आप से बातचीत करें। अपने आप से बातचीत करेंगे तो किसी से भी किसी भी प्रकार का जो है वो दरार नहीं आएगा। किसी से बातचीत करने के दौरान ही जो है वो क्रोध वगैरह उत्पन्न होता है ना, झगड़ा वगैरह शुरू होता है। तो बातचीत भी करें, लेकिन उतना ही करें कि यह आवश्यकता से अधिक ना हो। बातचीत करना भी बहुत ज़रूरी है। लेखक साहब ने बताया है कि बातचीत करने से मन के सारे दुख जो है वो समाप्त हो जाते हैं। समाप्त नहीं हो जाते हैं तो कम से कम वाप बन के तो उड़ ही जाते हैं। तो इस तरह से लेखक साहब जो है बहुत सारी बातें उन्होंने बताई इस बातचीत में। चैप्टर को पढ़िए, समझिए। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग ना। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए
और चैप्टर को इतने डिटेल में पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको सॉल्व कीजिए, समझिए। बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। कहते हैं कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। बड़ा आसान सा बात है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है, एकदम लिख लीजिए। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, बिल्कुल अभी समझाए, आज ही आप लोगों को समझाए। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होना चाहिए, इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। व्याख्या करने के लिए 2 बातें दी गई हैं, ये सभी बिल्कुल आसान है ना। इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं ना उसको आप इसमें लिख देंगे तो विशेषताएं हो जाएगी। नहीं तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पढ़िए, समझिए। किसी तरह की परेशानी हो तो बिल्कुल इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। टिल देन बाय बच्चे लोग।